हेलो एवरीवन, हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं स्पेशल एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के लिए, जिसका एग्जाम है वो 7 तारीख को होना है। उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने एनालिसिस किया पिछले एग्जाम के ऊपर कि किस तरीके का जो एग्जाम है वो एचएसएससी क्रिएट करती है, तो उसी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज की क्लास हम करेंगे। कल और परसों की हमारी क्लास और रहेगी, फिर आप तैयार हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। पहले की क्लास के अंदर भी हमने काफी कुछ बताया है, पढ़ाया है, ओप्स के अंदर पढ़ाया है, तो वो सारी चीजें जो आप पढ़ के जाएंगे और आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा होगा। आपने देख लिया होगा जो जो हमने पढ़ाया था उसके अंदर से 35 नंबर का जो काम था वो हमारी जो पढ़ाए हुए में से आ रहा था। हमने बहुत कम कंटेंट दिया, शॉर्ट टाइम के अंदर कंटेंट दिया, और उसी के अंदर से ही लगभग 35 क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे थे। बाकी कुछ ऐसी भी अकेडमियां हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी अकेडमियां बोल करके 5 से 10 हजार रुपए में सब्सक्रिप्शन बेच रही थी, जिनका जो कंटेंट था वो धरा का धरा रह गया था। तो हम बच्चों को पढ़ाने के ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो वो कंटेंट लेके आते हैं जो एचएसएससी पूछती है, लेके आती है, बच्चों को भ्रमित नहीं करवाया जाता कि ऐसे क्वेश्चन तो आपने पढ़े ही नहीं, ये आ गए तो एग्जाम में, वो एग्जाम में भी नहीं आते हैं, जो वो बताते हैं वो एग्जाम में भी नहीं आते हैं। तो उस तरीके के हम कुछ क्वेश्चनों को छोड़ेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए कि भाई यहां से हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो भाई वो चीजें सारी हम यहां से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की जो हम एमसीक्यू की सीरीज है वो स्टार्ट कर लेते हैं, जो स्पेशल एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि द टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, कि ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर टोटल स्कोर कितना होता है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है ये कॉन्शियसनेस को, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए करवाया जाता है। इसके अंदर नंबरिंग दी जाती है कि पर्सन जो है वो फुल्ली ओरिएंट है कि नहीं है, पेन करने के ऊपर ओरिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर पेन के ऊपर भी नहीं हो रहा, पेशेंट जो है वो कोमा में तो नहीं चला गया। इसके अंदर पूछा गया है टोटल स्कोर, यानी कि भाई हाईएस्ट नंबर। अगर आप जो है मेरे ऊपर ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करोगे तो मुझे कितने नंबर दोगे, तो आप बोलोगे कि मैं आपको 15 नंबर दूंगा, क्योंकि आप जो बोलोगे वर्बल कमांड में मैं अपने अंदर महसूस करूंगा, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। आप चल के आओगे तो मेरे को पता चल जाएगा। आप जैसे मेरे बाई कॉल बोलेगो तो नाम से की, तो मैं तुरंत आंसर करूंगा। वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद आप मेरे को 15 नंबर, वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल इज, तो 15 नंबर। अगर यहां से पूछ लेता कि लोवेस्ट नंबर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, कि ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर लोवेस्ट कम से कम कितने नंबर दे सकते हैं हम, तो इसके अंदर 3 नंबर देते हैं, और 3 नंबर वाला जो आदमी होता है वो कोमा के अंदर होता है। ठीक है भाई, वो ना तो पेन के ऊपर बोलेगा, आंखें उसकी बंद रहेंगी। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, हाईएस्ट स्कोर बोल लेता तो 15 हो जाता, लोवेस्ट स्कोर बोल लेता तो 3 हो जाता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग लो फीवर। लो पायरेक्सिया किसको बोलेंगे? ठीक है भाई, लो पायरेक्सिया किसको बोलेंगे? तो नाम से पता चल गया कि लो यानी कि टेम्परेचर जो है, पायरेक्सिया बढ़ा हुआ तो है लेकिन कम बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर रह जाएगा कि 99.100 डिग्री फारेनहाइट क्या रह जाएगा, यहां से आपका आंसर रह जाएगा। अगर लो पायरेक्सिया की बात मॉडरेट पूछ लेता या हाई पूछ लेता, मॉडरेट या फिर हाई या फिर हाइपरथर्मिया, ठीक है, तो भी यहां से आपको जो है सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। हाइपरथर्मिया के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 105 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई, 105 से ज्यादा हो जाएगा, 100 से 100 से 103 रहेगा, 100 से 103 रहेगा मॉडरेट के अंदर, 103 से 105 रहेगा हाई ग्रेड के अंदर, हाई ग्रेड पायरेक्सिया के अंदर, और हाइपरथर्मिया के अंदर आ जाएगा मोर देन 105, 105 से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम इज, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम इज तो जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का लेवल कितना होना चाहिए? तो आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो भाई ये किसका है? सोडियम का है। ठीक है, किसका लेवल है भाई? सोडियम का लेवल है। ठीक है, 135 to 145। ये क्वेश्चन जो आया हुआ था अभी स्टाफ नर्स के एग्जाम के अंदर कि भाई जो हाइपोनेट्रीमिया है वो किसको बोलेंगे? हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम की कमी कब हो जाएगी भाई? 135 से कम हो जाए तो हम बोल देंगे कि भाई सोडियम की कमी है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये सोडियम की लेवल है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और जो 8.6 to 10.1 है ये होता है आपका कैल्शियम का। ठीक है भाई, कैल्शियम का। और 3.5 to 4.5 है ये होता है आपका पोटासियम का। पोटासियम का लेवल होता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल की बात कर लेते हैं। तो यहां से जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.6 टू 10.1 mg पर DL के हिसाब से। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। वाइल गिविंग अनीमा, अनीमा देते समय द मैक्सिमम हाइट ऑफ अनीमा फ्रॉम द एनस शुड बी, अनीमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए पेशेंट के एनस से? तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर लेंथ का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके ऊपर आप बिना पूछे 45 सेंटीमीटर के ऊपर टिक लगा देना। ठीक है भाई, पेशेंट से आईवी स्टैंड की हाइट पूछ ली जाए, अम्बलाइकल कोड की हाइट पूछ ली जाए, बच्चे से फोटोथेरेपी मशीन की हाइट पूछ ली जाए, या फिर पेशेंट से अनीमा कैन की हाइट पूछ ली जाए, सारी की सारी क्या रहेंगी आपकी भाई? 45 सेंटीमीटर रहेंगी। और जो ये 45 सेंटीमीटर आप बोलोगे यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई जब यहाँ पे ऑप्शन जो है ये इंच में है और हमें पता है कि 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? 36 + 9 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? डी यहाँ पे आके आपका सही हो गया है। तो याद रख लेना कि अनीमा कैन की हाइट पूछ ली जाए, या पेशेंट से आईवी बोतल की हाइट पूछ ली जाए, या फोटोथेरेपी मशीन की हाइट पूछ ली जाए, तो इन सभी के अंदर क्या रहेगा? 45 सेंटीमीटर या 18 इंच रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फॉर कोल्ड स्पंजिंग द वाटर टेम्परेचर शुड बी, कोल्ड स्पंजिंग के लिए किस तरीके का जो टेम्परेचर वाटर का होना चाहिए? तो भाई आपको पता है 0 डिग्री के ऊपर तो बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगा, 105 के ऊपर तो ये वार्म हो जाएगा। ठीक है भाई, गर्म हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा आपका? 70 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर सही हो जाएगा। जो टैप वाटर होता है उससे भी आप कोल्ड स्पंजिंग करवा सकते हैं, और उसका टेम्परेचर कितना होता है भाई? 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हम जो है कोल्ड स्पंजिंग दे सकते हैं। उसके बाद में है कि द व्हाट साइज रेक्टल ट्यूब शुड बी यूज टू गिवन अनीमा टू ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, 7 जो साल का बच्चा है उसके लिए जो रेक्टल ट्यूब है वो कितने साइज की यूज करेंगे? तो यहां से भाई आपको जो अनीमा कैन की हाइट हमने पढ़ ली थी कि जो अनीमा है उसके अंदर 45 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी, 45 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ हो जाएगी। तो जो साइज की बात कर ले तो 18 नंबर साइज यूज करेंगे फॉर ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 7 साल का जो बच्चा है उसके लिए। अगर अडल्ट की बात कर लेते तो यहाँ पे आ जाता नंबर 12 से 14 जो है हम रेक्टल ट्यूब यूज कर लेते अडल्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हाउ मच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू गिव अनीमा टू ए डायरियल चाइल्ड, कितना सॉल्यूशन हम यूज करेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 250 से 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने डाला है, हो सकता है कि भाई एएनएम के लिहाज से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कैसे है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 0.25 ये mg है भाई यहाँ पे,
0.35 mg medicine which is available in the form of 2.02 mg. What quantity of medicine should be given? यानी कि 1 ml के अंदर जो है मेडिसिन की क्वांटिटी है वो 0.25 mg है, लेकिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है 0.35 mg। तो आप उसको कितनी ml मेडिसिन दोगे? कितनी मेडिसिन दोगे भाई? अगर आप 1 ml देते हो तो उसमें तो हो गया 0.25 mg, बच गया कितना? 10 mg अभी आपका शेष रह गया है। तो 10 mg देने के लिए अगर आप 1 ml और देते हो तो हो जाएगा कितना? फिर दोबारा से 0.25 दे दिया जाएगा, लेकिन हमें देना तो सिर्फ 10 है, ठीक है। तो 10 क्या मतलब क्या हो गया कि इसका हमें 2.5 जो पार्ट है वो निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि एक में 2.5 है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो नीचे वाली जो पॉइंट है वो ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि इसका फोर्थ जो पार्ट है वो हमें देना है, यानी कि 0.1.4 ml ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखो भाई किसके अंदर है ये ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 1 ml में तो हुआ था 25 mg और जो बचा हुआ 0.4 था इसमें हुआ 10, भाई 0.4 एक और हुआ तो इसमें हुआ 10, बचा कितना? 0.2, तो बचा कितना? 5। तो यहाँ पे जब करोगे तो आपका बन गया 1 ml, यहाँ पे आप करोगे तो बन गया आपका 0.25 mg, क्योंकि 0.4, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0.25 mg हो गया कितने के अंदर? 1 ml के अंदर। तो यहाँ पे आप जो डोज दोगे वो कितनी दोगे? 1.4 ml आपको यहाँ पे डोज देनी पड़ेगी। इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मे भी पूछ लिया जाए कि इतने में अवेलेबल है, इतना देना है, तो आप किस तरीके से दोगे? तो इन क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे क्वेश्चन है, आप कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कितने में अवेलेबल है, कितनी हमें देनी है, तो आप उसका फॉर्मूला आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड के पीएच की नॉर्मल रेंज क्या होती है? तो ये तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी को पता है। ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन विच हैव पीएच 7.35 टू 7.45, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम ड्यूरिंग द सक्शनिंग ऑफ द ट्रैकेओस्टमी ट्यूब फॉर व्हाट मैक्सिमम टाइम ऑफ नर्स सक्शनिंग शुड बी डन, कि एक ट्रैकेओस्टमी ट्यूब की जो सक्शनिंग कर रही है, यहाँ पे ट्यूब लगती है जिसको हम ट्रैकेओस्टमी ट्यूब बोलते हैं, उसकी सक्शनिंग कर रही है, तो जो नर्स है उसको कितना मैक्सिमम टाइम वो ले सकती है? तो ट्रैकेओस्टमी सक्शनिंग के लिए 10 सेकंड जो है वो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, ठीक है भाई, 10 सेकंड। अगर यहां से यही पूछ लिया जाए कि भाई इंसर्ट जो ट्रैकेओस्टमी ट्यूब है उसकी सक्शनिंग करने के लिए कितनी ट्यूब है वो इंसर्ट करवाई जाती है, तो यहां से रहेगा आपका 0.5 इंच जो ट्यूब है इसको सक्शनिंग करवाया जाता है, ठीक है। इतनी ट्यूब को इंसर्ट करके सक्शनिंग करवाया जाता है और वो कितना रहता है भाई? 10 सेकंड तक हम मैक्सिमम सक्शनिंग करवा सकते हैं फॉर ए अडल्ट पेशेंट। उसके बाद में है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन शुड बी यूज फॉर क्लीनिंग द माउथ। माउथ या फिर टीथ लिखा भी आ जाए तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो 1:5000 का रहेगा, जिसमें हम परमैंगनेट सॉल्यूशन को तैयार करवाते हैं, जिससे हम जो है माउथ वॉश के लिए या टीथ व्हाइटनिंग के लिए इसका यूज जो है हम करते हैं। इसके साथ साथ में भी जो कुएं हैं, नलकूप हैं, उनको भी हम जो है डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, क्लीन करने के लिए जो है हम पोटेशियम परमैंगनेट का जो है काम करते हैं। जो टंकियां होती हैं पानी की उसको भी क्लीन करने के लिए जो है हम पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ हॉट एप्लीकेशन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द हॉट वाटर बोतल शुड बी, कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 120 to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डज द नर्स रीड द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट, कि एक मरीज को एक दवाई देने से पहले एक नर्स को कितनी बार जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा
कि 3 टाइम्स 3 बार जो नर्स है उसको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो वहां पे पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम इज, मैग्नीशियम का नॉर्मल सीरम लेवल है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका 3.52, 3.52, 5.1 mg पर डीएल। ऑप्शन बी है 1.62, 2.6 mg पर डीएल। सी है 0.62, 1.6 mg पर डीएल। और डी है 8.52, 8.52, 10.5 पर डीएल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रह जाएगा, आंसर बी सही रहेगा, 1.62, 2.6 mg पर डीएल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड डेली इन हेल्दी अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रह जाएगा, 1500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड मेडिसिन गिवन एट बेड टाइम। रात के समय अगर किसी के डॉक्टर ने लिख दिया भाई, मान के चले लिख दिया टैबलेट मोन्टेरेल्सी, टैबलेट मोन्टेरेल्सी, और आगे लिख दिया उसने एचएस, ठीक है, या लिख दिया उसने टेलब्रेक्स टैबलेट एल्प्राजोलम, ठीक है, और लिख दिया आगे एचएस, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब होता है होरा सोमिनी, यानी कि रात के समय, रात के समय, ठीक है भाई। उसके बाद में होता है एसओएस अगर आ जाए तो वैन नेसेसरी, जब जरूरत हो, जब जरूरत हो आप दे सकते हो। ओडी का मतलब होता है वंस इन ए डे, वंस ए डे, यानी कि दिन में एक बार, ऐसी कोई एब्रिविएशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? एचएस, होरा सोमिनी। तो यानी कि आप देखते समझ जाओगे कि ये जो टैबलेट्स हैं ये रात के समय में देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, द हेड एंड ऑफ द बेड इज रेज टू पेशेंट फॉर फाउलर पोजीशन, देने के लिए बेड के हेड को कितना डिग्री जो है वो उठाया जाता है, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है 15 डिग्री, 35 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो फाउलर पोजीशन के अंदर जो है वो 45 डिग्री तक हेड को जो है रेज कर दिया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड ए नर्स शुड नोट डाउन द डाटा कलेक्शन टाइम एंड नो द पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर्ड फॉर हाउ लॉन्ग। कि जो आरबीसी है, पैक्ड आरबीसी है, इनको कितने समय तक जो है स्टोर करवाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 42 डेज। और ये डिपेंड करता है कि ब्लड आपने किस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो तैयार किया है, ठीक है। दो तरीके के जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, उन सॉल्यूशन का नाम मैं यहां पे बता देता हूं एक बार। जो सॉल्यूशन है अगर वो सैग्यून और सीपीडीए, ठीक है, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, सैग्यून और सीपीडीए, ठीक है। अगर सैग्यून के अंदर आरबीसी को मिक्स किया गया है, एंटीकोगुलेंट होते हैं सैग्यून एंड सीपीडीए। अगर सैग्यून में है तो ये 42 डेज के लिए है, अगर सीपीडीए में है तो ये इनको 35 डे के अंदर कंज्यूम कर लेना होता है, ठीक है भाई। अगर हम प्लेटलेट की बात कर ले, यहाँ पे लिखा देता प्लेटलेट, प्लेटलेट को तो टू बी स्टोर्ड, तो यहाँ पे आ जाता 4 डे तक हम स्टोर कर सकते हैं। और उनको भी एक मशीन में रखा होता है जिनके अंदर वो प्लेटलेट हैं जो वो हिलती हुई रहती हैं, ठीक है भाई। उनको हरदम हिलना, ऐसे हिलती रहेंगी तो वो उनको ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, चाहे वो 4 दिन रहे, 3 दिन रहे, 2 दिन रहे, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल विद डिफिकल्टीज कॉल्ड। तो यहां से तो पता ही चल रहा है हमें कि भाई उसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, यानी कि कब्ज बोलते हैं। हार्ड स्टूल है उसको पास करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, द एवरेज वाटर लॉस पर डे बाय द लंग्स इज, कि जो लंग्स के द्वारा जो वाटर लॉस है वो कितना होता है पर डे के हिसाब से।
ठीक है भाई, तो यहां से जो आपका आंसर रह जाएगा वो रहेगा 300 से 400 ml। एवरेज वाटर लॉस बाय द लंग्स इज, तो 300 टू 400 ml। उसके बाद में है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा डिलीवर, कि लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो जाता है। तो हमने ये स्टेजेस पढ़ रखी हैं कि भाई ट्रू लेबर पेन से लेकर के, ट्रू लेबर पेन से लेकर के जो बच्चा है बेबी के ट्रू लेबर पेन, ठीक है भाई। लेबर की जो 4 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो जाती है, और ठीक है भाई। लेबर की जो 4 स्टेजेस है हमारी, स्टेज फर्स्ट है जिसके अंदर जो स्टार्ट जो है हमारी ट्रू लेबर पेन से लेकर के, ट्रू लेबर पेन से जो स्टार्ट होती है और एंड होती है, खत्म होती है सर्विक्स डायलेशन के ऊपर। ठीक है भाई, खत्म होती है सर्विक्स डायलेशन के ऊपर। जो सेकंड स्टेज होती है टोटल सर्विस डायलेशन की बात कर लेते हैं हम, तो 10 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच या फिर 4 फिंगर, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। जो सेकंड स्टेज की मैं बात कर लूं तो सर्विक्स डायलेशन से ये स्टार्ट हो जाती है और बेबी डिलीवर तक ये खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, बेबी डिलीवर तक। जो थर्ड स्टेज की मैं बात कर लूं तो ये बेबी के डिलीवर होने से स्टार्ट होती है और प्लेसेंटा के बाहर आने तक क्या रहती है, थर्ड स्टेज रहती है। और फोर्थ स्टेज की मैं बात कर लूं जिसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोलते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड होता है 1 आवर का होता है, जिसके अंदर बच्चे और मदर के दोनों के जो वाइटल्स हैं उनको यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एट द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा वेट अप्रोक्स, तो जब प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट होती है तो प्लेसेंटा का वेट है वो कितना होता है। तो भाई प्लेसेंटा का वेट हमने पढ़ रखा है कि भाई 500 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई जिक्र आया ही नहीं। आया किसका है भाई कि 1/4 ऑफ 1/6 1/7 1/3, यानी कि इनका क्या मतलब हुआ। तो भाई हमें इसका वेट तो पता चल गया है। अब बच्चे का वेट भी आपको पता है कि भाई लगभग 2.9 kg का होता है, 3 किलो का मान के चलते हैं कि भाई कब प्रेगनेंसी क्या है कंप्लीट हो चुकी है। तो जब आप 500 बटे में 3000 करोगे तो आपका लिखा आ जाएगा 1:6, यानी कि यहाँ पे 1/6 ऑफ चाइल्ड वेट, बच्चे का एक हिस्सा जो है वो प्लेसेंटा है और 6 हिस्से क्या रहेंगे, बच्चे का वेट रहेगा। तो इस इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या रेशियो भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्लेसेंटा एंड बेबी। तो यहाँ पे आप कर दोगे भाई 1:6। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूट्रस रेशियो बेबी, तो यूट्रस रेशियो बेबी क्या हो जाएगा भाई 1 आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में है ऑन विच डे डज ओवुलेशन अकर इन ए 28 डे ओवरियन साइकिल। जो हमने ओबीजी की एक मैराथन क्लास करवाई थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ओवुलेशन है वो 14वें दिन होता है। 14वें दिन क्या होता है भाई, ओवुलेशन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO फॉर हाउ लॉन्ग ए मदर शुड ब्रेस्ट फीड आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के कितने देर के बाद में जो मदर है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा विद इन 30 मिनट। अगर यहाँ पे आ जाता डिलीवरी जो है वो सिजेरियन से हुई है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता विद इन 2 आवर्स।
2 घंटे के अंदर ही जो है उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकती है मदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कंप्लीटेड, यानी कि जो आपका इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट कब हो जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 11th डे, 11वें दिन वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अगर आ जाता बिगिन बिगिन तो आपका आंसर हो जाता 7th डे, ठीक है भाई, तब आपका आंसर हो जाता 7th डे। फिटल सर्कुलेशन की बात कर ले तो हम जो 21वें दिन है वो आपका फिटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रसरिविलाई बनती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ प्लेसेंटा अप्रोक्स, हमने पढ़ लिया था, 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि द मैटरनिटी नर्स should be aware that screening of the diabetes is done at the खालिस्तान of pregnancy, यानी कि एक जो नर्स है उसको पता होना चाहिए कि डायबिटिक के लिए जो स्क्रीनिंग है वो कितने सप्ताह के ऊपर इसकी हो जानी चाहिए। तो यहां से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 24 to 28 वीक, ऑप्शन सी आपका सही रह जाएगा, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। उसके बाद में है, ठीक है भाई, उसके बाद में है, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी हावर्स द वुमेन शुड स्टे एट द हॉस्पिटल, कि डिलीवरी के बाद में कितने घंटे तक मदर को हॉस्पिटल में स्टे होना चाहिए, ये मैंडेटरी कर रखा है भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 48 आवर्स, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी भी हुई हो तो भी उसको 48 घंटे के लिए हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विच इज द मैटरनिटी प्रेगनेंसी कंसिडर विच मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी, तो आफ्टर 40 वीक्स यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, आफ्टर 40 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड डिजीज इज एक्सीडेंटल, मालन्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, सरकम्बेशन, तो यहाँ पे आपका आंसर रह जाएगा इन्फेक्शन। उसके बाद में है, व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न की जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो होती है भाई आपकी 120 से 150 ml, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो सही रह जाएगा, उसके अंदर काफी फ्लूइड भरा हुआ होता है बच्चे के लंग्स के अंदर, ठीक है, जो कैपेसिटी है वो 120 से 150 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड स्टार्ट ड्रिंकिंग लिक्विड फ्रॉम ए कप, कप से लिक्विड पीना कब स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 12 मंथ, 12 महीने के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एट व्हाट एज डज स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप, यानी कि बच्चे के अंदर स्ट्रेंजर अजनबी को देखते हुए एंजाइटी कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो बच्चा है वो जन्म के 6 महीने के बाद में उसके अंदर जो एंजाइटी है वो डेवलप हो जाएगी स्ट्रेंज की, कि ये तो मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, तो वो स्ट्रेंजर को देख करके, अजनबी लोगों को देख करके उसके अंदर चिंता पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हाउ लॉन्ग डज ब्रेस्ट मिल्क लास्ट एट रूम टेम्परेचर, कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो जो हाउ लॉन्ग डज ब्रेस्ट मिल्क है उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर कितनी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है, तो भाई 4 आवर के लिए उसको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ विटामिन डी पर डे फॉर ए चाइल्ड, जो विटामिन ए की जो डोज है वो कितनी होनी चाहिए पर डे फॉर ए चाइल्ड, तो यहाँ पे आपका जो आंसर रह जाएगा वो है भाई 200 इंटरनेशनल यूनिट, 200 IU से जो है क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर ए विटामिन डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री टर्म चाइल्ड, प्री टर्म किसको बोलेंगे, तो हमने टर्म किसको बोलेंगे भाई, 37 से 42 होगा, 37 से पहले वाले को प्री टर्म बोलेंगे, 37 से बाद वाले को हम पोस्ट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ प्री टर्म पूछा है तो हम वो लिख देंगे 37 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट एट 1 ईयर इन नॉर्मल एवरेज इन्फेंट एज कंपेयर टू द हाइट एट बर्थ, तो बर्थ के समय अगर जो बच्चे की हाइट पूछ ले तो वो आपकी रहेगी 45 to 55 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 50 सेंटीमीटर लिखी आ सकती है ऑप्शन में, तो वो क्या हो जाती है बढ़ के 1 साल के ऊपर 75 सेंटीमीटर जो है वो हो जाती है, तो यानी कि कितनी बड़ी है वो
तो 50% जो हाइट है वो बड़ी है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट डोज ऑफ विटामिन के शुड बी गिवन टू ए बेबी वेइंग लेस देन 1 किलोग्राम एट बर्थ के समय वो 1 किलोग्राम से भी कम है, तो विटामिन ए की कितनी डोज दी जानी चाहिए? तो 0.5 mg जो है वो उसको डोज दी जानी चाहिए। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो पैथोलॉजिकल नाम से ही पता चल गया कि भाई ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन हो गया है, जिसकी वजह से जो जॉन्डिस है वो हमें हो गया है, यानी कि बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया है। तो कौन सी कंडीशन इसको सूट करेगी? तो टोटल इट प्रोड्यूस विद इन 24 आवर, तो भाई 24 घंटे के बाद में भी प्रोड्यूस हो सकता है। टोटल बिलिरुबिन फाउंड मोर देन, अगर 15 mg पर डीएल से ज्यादा है तो इट इज ए पैथोलॉजिकल, ठीक है भाई, इट इज ए पैथोलॉजिकल। तो यहां से तो क्या पूछा है, नोट ए सिम्टम्स, तो बिलिरुबिन लेवल ये भी पैथोलॉजिकल है, और विद इन 24 आवर तो ये भी पैथोलॉजिकल है। डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल जो है 2 mg पर डेल ये भी क्या है, पैथोलॉजिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द सीरम बिलिरुबिन लेवल डज नॉट रीच मोर देन 15 mg पर डीएल, तो बिलिरुबिन लेवल क्या होता है हमारा 15 mg पर डीएल से ज्यादा नहीं पहुंचता है, ठीक है। अगर ये क्या है हमारा बॉडी का, या मैं पैथोलॉजिकल का गलत मतलब बता गया हूं भाई, पैथोलॉजिकल क्या होता है डिजीज कंडीशन की वजह से, और फिजियोलॉजिकल क्या होता है हमारी बॉडी का फंक्शन के आधार के ऊपर। तो जो यहाँ पे अगर आपका बिलिरुबिन लेवल है वो 15 mg पर डीएल तक रहता है तो इट इज ए फिजियोलॉजिकल, तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अगर इससे ऊपर बढ़ गया है तो ये पैथोलॉजिकल फंक्शन है। तो हमसे पूछा था कि पैथोलॉजिकल का सिम्टम्स कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, कि भाई जो लेवल है वो 15 mg से ऊपर नहीं पहुंचा, क्योंकि 15 mg से नीचे रहता है तो वो कैसा है, फिजियोलॉजिकल एनीमी, फिजियोलॉजिकल क्या है, जॉन्डिस है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, द स्किल्ड पर्सनल हु मेक फॉलो अप विजिट्स आफ्टर डिस्चार्ज प्रोवाइड नर्सिंग सर्विसेज एट द पेशेंट होम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, तो जो घर पे जाके सर्विस प्रोवाइड कराएगी तो हम उसको बोलेंगे होम हेल्थ केयर नर्स। ऑप्शन बी यहां से आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू RMNCH प्लस ए द फोकस ऑफ एडोलसेंट हेल्थ इज एक्सेप्ट, फोकस ऑफ हेल्थ एडोलसेंट हेल्थ इज एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैंसर काउंसलिंग, कैंसर काउंसलिंग। उसके बाद में है मॉस्किटो विच ब्रीड्स इन डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर, तो रहेगा आपका आंसर कूलेक्स, ऑप्शन बी यहाँ से सही रहेगा। उसके बाद में है आशा सहयोगिनी इज एन एम्प्लॉय ऑफ विच ऑफ द डिपार्टमेंट, तो आशा सहयोगिनी जो पहले थी वो थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन अब फिलहाल ये काम कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सही रह जाएगा, आंसर बी हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट व्हाट इज द वैक्सीन गिवन थ्रू द माउथ, कि मुंह के द्वारा कौन सी, टू प्रिवेंट व्हाट इज द वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन है वो मुंह के द्वारा पिलाई जाती है, तो यहां से रहेगा आपका पोलियो, पोलियो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, DGHS इज एट द विच लेवल ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा एट द स्टेट लेवल, एट द स्टेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, द मेन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, कैटरैक्ट इज द मेन कोज, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में है 108 एम्बुलेंस सर्विसेज, तो 108 तो किसके लिए है ये एम्बुलेंस, जो है किसके, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, इसके लिए हम 108 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता कि JSSKY जननी जो शिशु योजना है उसके तहत एम्बुलेंस के नंबर कितने हैं, तो 104 रहेंगे उसके लिए, ठीक है भाई, शिशु सुरक्षा योजना के तहत जो नंबर है वो आपके 104 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पिंक रिबन, तो हर बीमारी के लिए कोई ना कोई रिबन होता है,
तो पिंक रिबन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। ठीक है भाई, लंग कैंसर की मैं बात कर लूं तो व्हाइट रिबन, ठीक है भाई, व्हाइट रिबन जो रहेगा वो आपका लंग कैंसर के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हाउ लो इनटेक ऑफ विच विटामिन बाय ए प्रेग्नेंट वुमेन कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, कौन से जो है विटामिन की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बीमारी हो सकती है? तो फोलिक एसिड। और खाना कब होता है? एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर एक्टिविटीज इज सेकेंडरी केयर, कि इनमें से कौन सी नर्सिंग केयर है वो सेकेंडरी केयर है? तो जो हम बात कर लेते हैं गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट इन द वार्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रह जाएगा कि जो मेडिसिन है पेशेंट को वार्ड के अंदर जो देना है वो सेकेंडरी केयर है। प्राइमरी केयर के अंदर क्या क्या आ जाएगा कि भाई स्क्रीनिंग ऑफ द फैटी डिजीज इन अडल्ट, इनकी स्कैनिंग करना, वैक्सीनेशन करवाना और एडवाइजिंग जुवेनाइल्स ऑन सेफ कस्टडी। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्राइमरी केयर के अंदर आते हैं और जब वो बीमार हो चुका है उसके बाद में उसको सेकेंडरी केयर के अंदर माना जाता है। तो यहां से हमारे जो एमसीक्यू की सीरीज है वो स्टार्ट आज से हो चुकी है। कल हम बाई लैंग्वेज क्वेश्चन लेके आएंगे, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, उन सभी को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। कल की क्लास हमारी आज की क्लास से भी थोड़ी लंबी रहने वाली है, थोड़ी बड़ी रहने वाली है। बहुत सारी चीजें हम सीख लेंगे अगले 2 दिनों में, बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो क्लासेज हैं वो यहाँ से देखें। हमने बहुत कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ाई हैं, सिखाई हैं। और जो एग्जाम का अगर जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए भी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो उसका सॉल्यूशन आपको करवाएंगे, कट ऑफ के लिए भी आप हमें हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक जो है हम कट ऑफ वहां से पढ़ते हुए चलेंगे। तो एएनएम एमपीएसडब्ल्यू फीमेल के जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारी क्लास के साथ में लगातार जुड़े रहें। हम उसके बाद में आपके कंप्यूटर के एमसीक्यू की क्लास भी आपके स्टार्ट करवा दी जाएगी। 2 दिन के अंदर हम बहुत सारे लगभग 200-250 एमसीक्यू कंप्यूटर के सीख लेंगे जो भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करवाने वाले हैं। तो टेंशन में ना रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।